Hello everyone, welcome to IS Origin. I am Shruti Jha and yet starting and continuing with the series of Governor Generals and Viceroys, the next Governor General जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हैं लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड वेलिंगटन के बाद लॉर्ड लिनलिथगो जो हैं वो एक सिग्निफिकेंट इवेंट्स को एडमिनिस्टर करते हैं इंडिया में और इनका टेन्योर रहता है 8 इयर्स का फ्रॉम द ईयर ऑफ 1936 टू 1944 और डेफिनेटली हम अपने इंडिपेंडेंस की तरफ अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 1947 में इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलती है और ये जो 5-6 साल जो रहते हैं इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल साबित होते हैं क्योंकि इन 5-6 सालों में ऐसे इवेंट्स इंडिया में होते हैं जो किसी ने कभी सोचे नहीं होते हैं और हर एक लेवल पे इवन द इंडिविजुअल ऑल्सो अपने लेवल पे जो भी कर सकते हैं, भले वो एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हों ना जुड़े हों, बट जो भी नेशनलिस्ट एक्टिविटी वो कर सकते हैं कि ब्रिटिशर्स को दूर भगाने के लिए इंडिया से, वो सारे ही काम जो है वो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा करे जाते हैं। सो चलिए पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। Victor Alexander John Hope, second Marquess of Linlithgow, sometimes also known as the Lord Linlithgow, was a British Unionist politician, farmer and colonial administrator. He served as the Viceroy Governor General of India from the year of 1936 to 1944. He served as the General Assembly of the Church of Scotland's Lord High Commissioner, Chancellor of the University of Edinburgh, and Vice President of the Royal Society of Edinburgh. Okay, now moving further. So, coming to the 1936-1937 जनरल इलेक्शंस। मैंने आपको बताया कि 1935 में जो एक्ट आया था उसके अंडर सबसे पहले अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो 1936-1937 में ये इलेक्शंस को किया जाता है इन द फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री। अब ये जो इलेक्शंस होते हैं तो इसमें ये एडमिनिस्टर किया जाता है कि भाई आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस तो 8 प्रोविंसेस तो भाई आईएनसी के हाथ लग चुकी हैं एक्सेप्ट द सिंध एंड द एनडब्ल्यूएफपी जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी के चलते वो प्रोविंस चलती थी, ठीक है, रह रही थी। अब मुस्लिम लीग ये देखती कि भाई हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं आया है ना, तो ये चीज जो है वो उनको फील हो रही थी कि यार कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है क्योंकि सारी ही प्रोविंसेस जो है वो आईएनसी के हाथ में चली गई हैं। सो इट हेल्ड प्रोविंशियल इलेक्शंस इन द विंटर ऑफ 1936-1937. द 11 provinces that held elections were Madras, Central Provinces, CP, Bihar, Orissa, United Provinces, Bombay Presidency, Assam, NWFP, Bengal, Punjab and Sindh. So except for Punjab and Sindh, obviously 8 of the provinces came under the rule of the INC, ठीक है। तो obviously पंजाब and सिंध के पंजाब और सिंध को अगर आप छोड़ दो तो 8 of the provinces came under the rule of INC, ठीक है। In none of the provinces the All India Muslim League was able to establish a government, ठीक है। तो मुस्लिम लीग जो है वो किसी भी प्रोविंस में establish नहीं कर पाई। पंजाब और सिंध को अगर हम छोड़ दें तो 8 प्रोविंसेस में जो है वो INC ने अपना सत्ता हासिल कर ली थी। Now the Tripuri session which the formation of forward bloc occurred in the year of 1939, ठीक है। अब ये जो त्रिपुरी सेशन है ये आपके जो है वो भोपाल में मध्य प्रदेश में, नॉट भोपाल, मध्य प्रदेश में जो है जबलपुर में होता है त्रिपुरी सेशन और यहाँ पे ये डिस्कस किया जाता है कि भाई इलेक्शन अब हम करते हैं कि आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन होगा। तो गांधी जी की तरफ से रहते हैं पट्टाभी सीतारामैया और दूसरी साइड से पे खड़े होते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। अब जब सुभाष चंद्र बोस जी का थोड़ा सा एक रेडिकल काइंड ऑफ रहता है थिंकिंग कि भाई अगर हमको कुछ करना है, अगर ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा अगर आप लोग लगा रहे हो तो भाई हम जो है वो बिना फॉरेन पावर के या फिर बिना कोई रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी के हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से नहीं धकेल पाएंगे। अब आपको पता है कि गांधी जी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ हिज एक्टिविटीज ही ऑलवेज laid emphasis towards the सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। वायलेंट होना उनके भी कभी भी डिक्शनरी में था नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनके और सुभाष चंद्र बोस के जो थिंकिंग है उसमें काफ़ी एक एज आ जाता है और एक डिफ्रेंसिएशन रहता है। तो और इस प्रेसिडेंट में भी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी देखो आप तो जो है वो पट्टाभी सीतारामैया को ही प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो फिर जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको भी लगता है कि भाई मैं जो है वो आईएनसी में रह के शायद वो कंट्रीब्यूशन ना दे पाऊँ जो मैं एज एन इंडिविजुअल इस कंट्री को दे सकता हूँ, इंडिया को दे सकता हूँ। तो वो इस सेशन के बाद रिजाइन कर देते हैं और वो खुद की अपनी एक
पार्टी को फॉर्म करते हैं जिसका नाम रहता है फॉरवर्ड ब्लॉक इन द ईयर ऑफ 1939. सो द त्रिपुरी सेशन ऑफ INC was held in March 1939 at Tripuri, Jabalpur, Madhya Pradesh, and the Subhash Chandra Bose got defeated विद द नॉमिनी पटाभी सीतारामैया. और कितने मार्जिन से वो हारते हैं? तो 203 वोट से जो है वो सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को हार जाते हैं. सो यहाँ पे जो है वो अब उसके बाद बोस जो है वो रिजाइन कर देते हैं बिकॉज ही थॉट दैट वी वांट अ मोर रेडिकल एंटी ब्रिटिश पॉलिसी इंक्लूडिंग द मास मोबिलाइजेशन एंड द सीकिंग फॉरेन हेल्प, एज आई टोल्ड यू. ठीक है, लेटर ऑन आप देखते हो कि वो जर्मनी से हेल्प भी लेते हैं, हिटलर से भी वो जाके मिलते हैं. तो ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक थॉट क्लियर होता है कि हमको ब्रिटिशर्स को अगर यहाँ से भगाना है तो हमको ऐसी कोई एक्टिविटी करनी होगी जो इनको इतना बुरी तरीके से डरा दे कि उनको यहाँ से, इंडिया से जो है वो बाहर जाना ही पड़े. ठीक है, अब हमको कोई डिस्कशन नहीं करना है, कोई पेन पेपर पे कुछ भी हमको बैठ के बातचीत नहीं करनी है. ठीक है, सो एंड ऑल्सो द गांधी एंड सपोर्टर्स डोमिनेटेड द कांग्रेस वर्किंग कमिटी एंड डिड नॉट कोऑपरेट विद बोस विजन. डेफिनेटली ड्यू टू दिस ओनली द बोस रिजाइंड एंड देन ही ऑल्सो फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक विच एक्चुअली एम्ड टू यूनाइट द लेफ्टिस्ट एंड द रेडिकल एलिमेंट्स इन द फ्रीडम मूवमेंट. ठीक है, तो रेडिकल एलिमेंट्स को इकट्ठा करने का काम किया किसने? फॉरवर्ड ब्लॉक ने, क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंस को पाने के लिए. ठीक है, देन केम एज द लाहौर रेजोल्यूशन इन द ईयर ऑफ 1940. और इस रेजोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट एक काम होता है कि पाकिस्तान का रेजोल्यूशन इस में पास होता है कि भाई पाकिस्तान को जो है वो अब हमको फॉर्म करना होगा एज अ मुस्लिम नेशन. और एंड द मोहम्मद जफरुल्लाह खान रोट एंड प्रिपेयर्ड द लाहौर रेजोल्यूशन आल्सो नोन एज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन और द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, इट वाज डिलीवर्ड बाय AK फजलुल हक, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल, ड्यूरिंग द 3-day जनरल मीटिंग ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन लाहौर फ्रॉम March 2020 to 2024 1940. An important turning point in Pakistan history was the adoption of the All India Muslim League's annual resolution calling for the creation of a separate country for the Muslims of British India. ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान का रेजोल्यूशन यहाँ पे पास हो करा जाता है और बोला जाता है कि भाई मुस्लिम्स के लिए अब एक अलग ही नेशन हमको चाहिए और उसका नाम होगा पाकिस्तान. ठीक है, देन केम एज द अगस्त ऑफर बाय लॉर्ड लिलिथगो इन द ईयर ऑफ 1940. और ये अगस्त ऑफर जो है वो बहुत ही एक अलग टाइप से ही ब्रिटिश जो है वो लेकर आए कि भाई ठीक है, अब हम इंडियंस की डिमांड जो है वो एनकाउंटर कर रहे हैं. और सबसे पहले जो अगस्त ऑफर में वो ऑफर करते हैं वो करते हैं डोमिनियन स्टेटस. डोमिनियन स्टेटस का मतलब कि भाई आप जो है वो सोवरेनिटी जो है इंडिया की वो तो ब्रिटिश क्राउन के पास ही रहेगी. ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का कहीं भी आपको दूर दूर तक निशान नहीं होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी में ब्रिटिशर्स की. ऑल्दो डिमांड वाज फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ओके, तभी भी वो नहीं ध्यान देते हैं. देन एक्सपेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस. हर बार वो ऐसे ही करते थे कि भाई थोड़ी थोड़ी सीट्स जो है वो बढ़ा के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कि अब 2 से 4 कर दे रहे हैं, 4 से 6 कर दे रहे हैं, 6 से 8 कर दे रहे हैं. इस तरीके से जो है वो एक्सपेंशन करते रहते थे कि इंडियंस को लगे कि ओके द ब्रिटिशर्स आर आल्सो डूइंग समथिंग फॉर अस, बट एक्चुअली इन द बैकड्रॉप दे वर डूइंग nothing. ठीक है, then came as the constitutional talks. A constituent assembly would frame a new constitution with minorities views safeguarded. तो यहाँ पे बात होती है कि भाई जो माइनॉरिटीज की डिमांड उठ रही है, सेपरेट क्लासेस की डिमांड उठ रही है, मुस्लिम नेशन की डिमांड उठ रही है और बाकी भी जो भी माइनॉरिटीज हैं उनके जो भी कंसर्न्स हैं उनको देखते हुए ही कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट किया जाएगा. और माइनॉरिटी अश्योरेंस डेफिनेटली उनको प्रोवाइड की जाती है कि भाई माइनॉरिटीज़ को हम अनदेखा नहीं करेंगे और उनके भले को ही देखते हुए. क्यों भले को? क्योंकि ऑब्वियसली उनका तो नोशन था डिवाइड एंड रूल, तो वो कुछ भले भले के तो एक उनका बोलना था बट भला उनको नहीं देखना था. बट एक्चुअली दे वॉन्टेड टू ओनली डिवाइड इंडिया. पहले से ही उनके दिमाग में था कि भाई अगर हम जाएंगे इंडिया से तो इनको 2 टुकड़ों में करके ही जाएंगे. ठीक है, सो द कांग्रेस एक्चुअली रिजेक्टेड द अगस्त ऑफर, ओके, डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस व्हाइल द मुस्लिम लीग वेलकम्ड पार्ट्स ऑफ इट. ठीक है, अब मुस्लिम लीग को तो भाई क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि उनके ही भले के लिए इसमें बात करी गई थी, क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी अश्योरेंस की बात करी गई है. बट कांग्रेस को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके जो ऑफर्स थे वो थे डोमिनियन स्टेटस के एंड द कांग्रेस वॉज डिमांडिंग
complete independence. That's why. Now coming to the individual सत्याग्रह. अब later on जैसे जैसा सिनेरियो इंडिया में क्रिएट होता है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो सिनेरियो क्रिएट होता है, तो गांधी जी को लगता है कि भाई नाउ इज नॉट द टाइम फॉर द मास लीडरशिप, बिकॉज एनीवेज जब ब्रिटिशर्स को पता लगता है तो ऑटोमेटिकली जो लीडर्स हैं, जो एक्चुअली नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, उनको अरेस्ट कर दिया जाता है और जेल में जो है जेल में जाके पटक दिया जाता है. अब ऐसे केस में हमको एक इंडिविजुअल सत्याग्रह की जरूरत है कि हर एक पर्सन, हर एक इंडियन सिटीजन जो है वो अपने लेवल पे इंडिविजुअल सत्याग्रह करे और कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए आवाज उठाए. ठीक है. सो इन द टर्मोइल देयर वाज अ डिमांड फॉर अ मास मूवमेंट, बट इन दिस टाइम गांधी जी रिसोर्टेड टू सत्याग्रह और इंडिविजुअल प्रोटेस्ट. ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग अ लार्ज स्केल कैंपेन. नाउ अ लार्ज स्केल मूवमेंट माइट टर्न वायलेंट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. इसलिए उनको लगता है कि भाई इंडिविजुअल सत्याग्रह विल बी मोर इजियर टू फॉलो एंड टू टेक एट द लार्जर लेवल. देन आफ्टर मेकिंग अ स्पीच अपोजिंग द वार, आचार्य विनोबा भावे जो है वो पहले सत्याग्रही रहते हैं. उसके बाद आपके सेकंड जो रहते हैं वो है जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड आपके जो रहते हैं वो रहते हैं ब्रह्मदत्त. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता भी है काफी टाइम्स एग्जाम्स में कि हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रह, सेकंड वन, थर्ड वन ड्यूरिंग द इंडिविजुअल सत्याग्रह. नाउ लेटर ऑन the next focus point is the Cripps mission, which actually came in 23rd March 1942. Very important. Cripps mission भी अगस्त ऑफर की तरह ही अब डोमिनेंट स्टेटस ऑफर करता है इंडियन सिटीजन्स को, आईएनसी को. और यहाँ पे क्रिप्स मिशन जो है वो लेकर आया जाता है अंडर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के अंडर की उनकी लीडरशिप में क्रिप्स मिशन को लाया जाता है. और लेटर ऑन देखिए अब क्या क्या प्रोविजंस हैं. तो सबसे पहला तो आपको सेम थिंग, फिर से वही बात कि डोमिनेंट स्टेटस भाई इंडिया को ग्रांट कर दिया जाएगा, और जो प्रोविंसेस हैं अगर उनको अलग होना है, सिसीड होना है फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, उनको खुद का एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो वो भी वो कर सकते हैं, ये भी बोला जाता है. देन नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी. ठीक है, अब यहां पे जो है वो बोला जाता है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अलग से एक बॉडी बनाई जाएगी जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेगी. ठीक है, ये यहां पे इनका डिमांड, इनका एक प्रोविजन रहता है. देन राइट टू सेपरेट प्रोविंसेस. ऑब्वियसली ये प्रोविंसेस को बोलते हैं कि भाई आपको अगर रहना है, इंडिया के साथ रहना है तो आप रह सकते हो, और अगर आपको अलग से अपना एडमिनिस्ट्रेशन करना है, इंडिपेंडेंट होना है तो वो भी आप हो सकते हो. ठीक है. देन डिफेंस अंडर ब्रिटिश कंट्रोल. अब भाई आप इतना सब चीजें दे रहे हो तो यहाँ पे भी आपको ये पॉइंट देख के समझ में आ जाएगा कि ब्रिटिशर्स कितना ही हमारे भले के बारे में सोचते थे. ठीक है, अब उन्होंने बोला कि भाई डिफेंस तो जो है ना वो ब्रिटिश कंट्रोल, ब्रिटिश अथॉरिटी के अंडर ही रहेगा. ठीक है, तो During the war, defense and military decisions would remain under British control. ठीक है, तो ड्यूरिंग द वॉर किस वॉर की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली यहां पे बात हो रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, क्योंकि 1939 से लेके 1945 तक आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो अकर हो रही थी. नाउ द landmark event in Indian freedom history, the Quit India movement, which actually occurred on the 8th of August 1942. आपको पता है कि अब later on जब इस तरीके के incidences हो रहे थे इंडिया में, क्रिप्स मिशन आ रहा था, भाई हर जगह जो है वो डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किया जा रहा था, गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह को प्रमोट कर रहे थे. फिर जो है वो यहाँ पर वो मीटिंग करते हैं इन द गोवलिया मैदान, विच इज ऑल्सो वेल नोन एज द अगस्त क्रांति मैदान. यहाँ पे ये द बॉम्बे, यहाँ पे ये मीटिंग करते हैं, लोगों को बुलाते हैं और एक स्पीच देते हैं, बोलते हैं कि भाई नाउ इज द सिचुएशन फॉर डू और डाई. ठीक है, अब जो है वो आपको करो और मरो की स्थिति जो है वो आ गई है. अब जो भी सोल्जर्स हैं वो अपने जॉब से रिजाइन मत करिए, बट विद इन योर कम्युनिटी जो है वो आप, अगर ब्रिटिशर्स आपको बोले कि भाई आप अपने लोगों को मारो तो आप मत मारो. ठीक है, फिर जो ऑफिशियल्स भी थे, जो एक्चुअल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उनको भी बोला गया कि आप भी जो है वो रिजाइन मत करिए पोस्ट से, बट आप और किस तरीके से ब्रिटिश को जो है वो बॉयकॉट कर सकते हैं, उनकी जो भी डिमांड्स हैं उनको आप मानने से इनकार कर सकते हैं, वो आप करिए. ठीक है, फिर ऑब्वियसली फॉरेन क्लोथ्स का तो बर्निंग चल रहा था, बैन चल रहा था, फिर ओवरऑल स्वदेशी गुड्स को आप अपनाइए. ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर इन्होंने बोली. एक स्पीच के दौरान इन्होंने सबको गाइड किया कि आपको क्यों अब जो है वो हमको एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ अपनी आवाज को और तेज और मजबूत करने की जरूरत है. ठीक है, ब्रिटिश रिप्रेशन. फिर यहाँ पे फिर से जो है वो ब्रिटिशर्स जो हैं वो गांधी जी, नेहरू एंड पटेल एंड अदर लीडर्स ओवरनाइट. ठीक है, तो इनको गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जो है वो यहाँ पे सबको जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है. एंड द कांग्रेस वाज बैंड एंड मास अरेस्ट फॉलो. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पहले से ही ब्रिटिशर्स ऐसे स्टेप्स ले लेते थे कि भाई हम लीडर्स जो एक्चुअली जो नेशन के हीरोज बने हुए हैं उनको हम पहले से अरेस्ट करके आप जेल में डाल दो. तो इससे क्या होगा कि भाई आपके ऊपर मतलब एक
थ्रेड जो आपका बना हुआ था वो कम हो जाता है, क्योंकि लीडरशिप जब आपकी कम होती है तो ऑब्वियसली जो बाकी जनता उनसे जुड़ी हुई है, जो आइडियोलॉजीज आपकी कनेक्टेड होती हैं, वो भी आपकी अफेक्ट होती हैं, ठीक है। देन मास प्रोटेस्ट इंडियन रिसोर्टेड टू स्ट्राइक्स, बॉयकॉट, सैबोटाज ऑफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, टेलीग्राफ एटसेट्रा। बहुत ही बड़े दर्जे पे फिर जो है वो यहाँ पे आपको रिवोल्ट होता देखते मिलता है। नाउ द बंगाल फेमाइन विच एक्चुअली एक्टेड एज अ very kind of very restrictive or you can say very disturbing event in the history, because ये फेमाइन जो है वो होता है और इसके चलते आप देखोगे कि 2 से 3 मिलियन पीपल वर एक्चुअली वाइप्ड ऑफ विद द इफेक्ट ऑफ दिस फेमाइन इन बंगाल। और 1943 का फेमाइन ऑब्वियसली सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ही एक रेपरकशन, एक रिजल्ट था, क्योंकि जापान जो है वो बर्मा को हत्या लेते हैं, उन पे जो है विक्ट्री हासिल कर लेते हैं, और वहाँ से जो राइस इम्पोर्ट्स हो रहे होते हैं इंडिया में वो भी ऑल्दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर ब्रिटिश की भी जो डिनाइल पॉलिसी है वो भी चल रही होती है कि वो वॉर में इतना एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं कि वो ना तो अपने इम्पोर्ट्स में ध्यान देते हैं और ना ही उनकी जो जनता है जो बंगाल में जो सफ़र करी है पॉपुलेशन ऑफ स्टार्वेशन, उस पर भी वो ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 इम्पैक्ट तो डेफिनेटली था बिकॉज जापानीज ऑक्यूपेशन ऑफ बर्मा। द नेक्स्ट इज द क्रॉप फेलियर। उस टाइम पे क्या होता है कि साइक्लोन और फ्लड भी आ जाता है इन द ईयर ऑफ 1942। तो उसके चलते क्या होता है कि साइक्लोन और फ्लड की वजह से भी काफ़ी जो क्रॉप यील्ड है, क्रॉप प्रोडक्शन है, उस पर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर आप देखो होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन। तो जब भी इन्फ्लेशन आने की बारी होती है, वॉर जैसा सिनेरियो किसी भी कंट्री में क्रिएट होता है, तो होर्डिंग बहुत बड़े लेवल पे चालू हो जाती है, बिकॉज जो एक्चुअली वेल्दी पावर्स होती हैं वो सोचती हैं कि भाई हम अपने लिए तो जोड़ जोड़ के रख लेते हैं ग्रेन्स, क्या पता आगे जाके हमको मिले ना मिले। तो होर्डिंग की वजह से और ज़्यादा ये जो फूड प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा अनअफोर्डेबल होते गए, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली द डिनाइल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश ऑल्सो प्लेड अ वेरी kind of important role in the Bengal famine. Okay, and this is the end of this session, guys, and thank you for watching my session. Don't forget to subscribe to our channel IS Origin. Till then, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।